नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज इस पेपर के बारे में हम चर्चा करेंगे, वो है आपके सेकंड ग्रेड 2016 जीके का पेपर, जिसका एग्ज़ाम आयोजित हुआ था आपके 1/5/2017। यानी कि इस पेपर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए हमारे राजस्थान जीके से संबंधित और क्वेश्चनों का लेवल क्या था उस समय पूछने का, आइए उन सब के बारे में चर्चा करते हैं। एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण। ये लीजिए, आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, और आप ये भी देखेंगे कि 17 के जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हो सकता है कि आपको वर्तमान के एग्जामों के अंदर भी ये क्वेश्चन डिट्टो मिले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है आपको डायरेक्ट वन लाइनर के निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। मतलब ये जो चार ऑप्शन के अंदर आपको पहाड़ियाँ दे रखी है, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, रोजा भाकर की पहाड़ियाँ, इशराना भाकर की पहाड़ियाँ और गिरवा की पहाड़ियाँ, पूछा ये जा रहा है कि ऐसी कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो मध्य अरावली का भाग है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये जो हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान के बीच में ये जो अरावली है, इस अरावली को तीन भागों में आप पढ़ते हैं, दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि मध्य अरावली का कौन सा भाग है। देखिए, ये जो गिरवा की पहाड़ियाँ हैं, ये तो होती है आपके उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। रोजा और इसराना भाकर जिस जिले में हैं वो है, याद रखिएगा, जालोर में। और मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ जिस जिले में आती है वो जिला है अजमेर। यदि आपको इतना ही आइडिया है कि कौन सी पहाड़ियाँ किस जिले में हैं, क्वेश्चन फिर भी हो जाएगा। क्योंकि अब देखिए, उदयपुर कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर, मतलब ये मध्य अरावली में तो नहीं आता है। सिंपल सी बात है। रोजा भाकर और इसराना भाकर है जालोर में, और आप सब जानते हैं कि जालोर अरावली का भाग ही नहीं है, जालोर तो मरुस्थल का भाग है। तो ये ऐसे ही डिलीट हो गया। बच्चा एक ही ऑप्शन, कौन सा? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। और आप सब जानते हैं कि मध्य अरावली का जो विस्तार है वो केवल एक ही जिले में है, और वो जिला कौन सा है? अजमेर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर? और यहाँ पर याद रखिए, रोजा भाकर, इशराना भाकर, यदि आपको डायरेक्ट भाकर पूछता ना, तो वो सिरोही जिले के पूर्वी क्षेत्र के अंदर तेज ढाल वाली पहाड़ियाँ हैं, आपको पता हो तो। क्लियर? आइए चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने पूछा जा रहा है, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। थार मरुस्थल राजस्थान वाला, और बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। ऑप्शन है पेराबोलिक, ऑप्शन है तारा, ऑप्शन है बरखान और ऑप्शन है गराउड। अब सिंपल सी बात है, यदि आपने नॉर्मल भी कभी पढ़ रखा है कि राजस्थान के अंदर बालू का स्तूप, बालू का स्तूप का मतलब है रेत का कोई ना कोई आकार या फिर टिल्ले का कोई ना कोई रूप, क्या है? बालू का स्तूप। और हमारे राजस्थान में बहुत सारे बालू का स्तूप है, जैसे बरखान है, पेराबोलिक है, सब्र काफिज है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, या फिर अनुदेधरीय बालू का स्तूप है, या फिर आप यहाँ पर पढ़ते हैं सीप बालू का स्तूप, या फिर आप पढ़ते हैं आपके तारा बालू का स्तूप। मतलब जो नहीं है वो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ऐसे और ऐसे आपको पता होगा, वर्तमान में एसआई के पेपर में भी पूछा गया था, जो हम कल सॉल्यूशन करेंगे उसका। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, ये एक प्रकार का बालू का स्तूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 3। क्या पूछा जा रहा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। अब आप सब जानते हैं कि राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी आपको पूछे तो याद रखिएगा, आप सब जानते हैं वो कौन सी है? बांडी नदी। कौन सी है? बांडी नदी। बांडी नदी कहाँ से निकलती है? तो पाली की पहाड़ियों में। और पाली के अंदर कौन सा उद्योग लगा हुआ है? राज्य की सबसे बड़ी सूती वस्त्र उद्योग की मील कहाँ पर है? पाली में। मतलब रंगाई और छपाई उद्योग के लिए प्रदूषित जो जिला है वो है आपके पाली। नदी पूछे तो बांडी, और यही बांडी किसकी सहायक नदी है? लूणी की। तो ऐसे घुमा के पूछ लिया कि लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? रंगाई छपाई उद्योग। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 क्या पूछ रहा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने पूछा जा रहा है, भोराट पठार
जिसके मध्य स्थित है वह कौन सा है? अब भोराट का पठार, ऊपरमाल का पठार, मेषा का पठार, लसाड़िया का पठार, ये इतने प्रसिद्ध हो गए हैं कि एग्जामिनर पूछता ही पूछता है। भोराट का पठार, अब ये जो भोराट का पठार है ये आपके 2 जिलों में है, एक तो उदयपुर और एक है आपके राजसमंद। लेकिन यहां पर जिले नहीं पूछे, स्थान पूछ लिए। तो उदयपुर का तो है आपके गोगुंदा और राजसमंद का है आपके कुंभलगढ़। मतलब यह है कि गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य का जो पठार है उसे क्या कहा जाता है? भोराट का पठार। मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। कुंभलगढ़ और कौन सा? राजसमंद। सॉरी, कुंभलगढ़ राजसमंद में और गोगुंदा कहां पर है? उदयपुर में। इसी प्रकार आप वो पढ़ते हैं ना ऊपरमाल का पठार के भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया के मध्य का भाग, उसी प्रकार है गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ के मध्य का भाग क्या कहलाता है? भोराट का पठार। ये भोराट का है, जबकि एक नाम आपने सुना होगा भोमट का पठार। कौन सा? भोमट का पठार। और ये जो भोमट का पठार है ये तो आपके यहाँ पर है, जैसे ये रहा हमारा राजस्थान, ये क्षेत्र है आपके भोमट का पठार। क्योंकि अभी एग्जाम में पूछा गया था भोमट का पठार किस राज्य के साथ लगा हुआ है, तो याद रखिएगा यहाँ पर है गुजरात। मतलब बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही, ये 4 जिलों का क्षेत्र है भोमट का, जबकि भोराट, उदयपुर और राजसमंद। क्लियर? अगला क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5। क्या पूछा जा रहा है? देखिए, राजस्थान में सर्दी की वर्षा क्या कहलाती है? मतलब यहां पर डायरेक्ट पूछ रहा है कि राजस्थान में जो शीतकालीन वर्षा होती है, शीतकालीन वर्षा, वो क्या कहलाती है? आप कहेंगे सर वो है मावट। कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि मावट क्या है? शीतकालीन वर्षा। मावट कहाँ से आती है? तो याद रखिएगा वो आती है आपके भूमध्य सागर से। कहाँ से आती है? भूमध्य सागर से। लाने में शायद कौन है? पश्चिमी विक्षोभ। मावट को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे इसे कहा जाता है आपके सुनहरी बूंदे, यानी कि गोल्डन ड्रॉप्स, सुनहरी बूंदे। और ये कौन सी फसल के लिए उपयोगी है? तो याद रखिएगा रबी की फसल। लेकिन प्रमुख रूप से फसल भी पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा गेहूं। बस ये है आपके, और दिसंबर माह में आती है, ठीक है, दिसंबर से जनवरी। तो याद रखिएगा क्या है? मावट। मावट क्या है? शीतकालीन वर्षा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6। क्या पूछ रहा है? देखिए, पूछा जा रहा है निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है वह है। जैसे आप सब जानते हैं ये राजस्थान। अब सिंपल सी बात है कि इस राजस्थान में इधर वाले यही तो जिले सीमा बनाते हैं गुजरात के। अब ये जो प्रतापगढ़ है ये तो है इधर, पर प्रतापगढ़ तो इधर है, मतलब ये एमपी के साथ सीमा लगाता है, ये गुजरात के साथ में नहीं लगाता है। वैसे हमारे राजस्थान के 6 जिले गुजरात के साथ में सीमा लगाते हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, आपके सिरोही, जालोर और बाड़मेर 6 है। वापस गुजरात के भी 6 है, कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, महिसागर, अरावली और दाहोद। तो यहां पर जो नहीं लगाता है वो है आपके प्रतापगढ़। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने क्या पूछा जा रहा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान, पश्चिमी राजस्थान में जो पश्चिमी रेतीला मैदान है कि पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? मतलब सिंपल सी बात पूछ रहा है आपको कि ये जो हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान का ये तो अरावली है, कौन सा ऐसा भाग है जो पूर्वी के साथ में मतलब समवर्षा रेखा बनाता है? सिंपल सी बात है कि इधर वाला भाग मरुस्थल है, मतलब यहां पर है आपके 50 सेमी औसत वर्षा, इधर है आपके 25 सेमी औसत वर्षा। 25 सेमी औसत वर्षा मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है, एक सूक्ष्म है, एक अर्ध सूक्ष्म। अच्छा, आपको ऐसा भी पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सीमा बनाने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है, तो वो है 10। लेकिन यहां पर क्या पूछा जा रहा है? यहां पर पूछा जा रहा है पश्चिमी रेतीला मैदान पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? तो ऑप्शन में है 15 सेमी, 25 सेमी, 40 सेमी और 80 सेमी। मतलब रेतीला है तो यहाँ पर 50 सेमी है, जबकि ऑप्शन में 50 है नहीं,
तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 40 सेमी, 40 सेमी जो समवर्षा रेखा है वो पूर्व के साथ में क्या लगाती है, सीमा, क्योंकि मरुस्थल की पूछ रहा है ये। ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 8। देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है आपको, भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र है। यहां पर क्या दे रखा है कि भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र है। देखिएगा, मरुस्थल के बारे में आप दो बातें तो जानते हैं कि हमारे राजस्थान में जो मरुस्थल है ये दो देशों में विस्तृत है, एक तो भारत और एक आपके पाकिस्तान। पाकिस्तान में है 15%, जबकि भारत में है 85 जो प्रतिशत है भारत में 4 राज्यों में फैला है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में। भाई जो कुल मरुस्थल है उसका 15% भाग पाकिस्तान में है, 85 भारत में है। भारत में इस मरुस्थल को थार कहा जाता है, जबकि पाकिस्तान में चोलिस्तान कहा जाता है। और भारत में ये जो मरुस्थल है 4 राज्यों में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। लेकिन यहां पर डायरेक्ट ये पूछ रहा है कि भारत के मरुस्थलीकरण और इसरो भू अवनयन एटलस के अनुसार प्रभावित मरुस्थल से, तो याद रखिए 67%। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी आप जानते हैं कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कितना है, तो 61.11%। ठीक है, वो यहां पर नहीं पूछा जा रहा है। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है आपको, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित है। सिंपल सी बात है, बीहड़ बनता है चंबल बेसिन से। आप सब जानते हैं कि चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपवर्दन से कंदरा युक्त भूमि क्या कहलाती है, बीहड़। बीहड़ का पहाड़ी भाग डांग और डांग की रानी करोली। अब यहाँ चंबल क्षेत्र, तो चंबल आप जानते हैं कि चंबल जहाँ बहती है ये राजस्थान, और चंबल बहती है इस क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर है कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर, इन तीनों जिलों में बहती है। मतलब बीहड़ कहाँ बनेगा, इन्हीं क्षेत्रों में, क्योंकि बांसवाड़ा और डूंगरपुर जैसलमेर में बहती नहीं है चंबल, तो कैसे बनेगा। भीलवाड़ा डूंगरपुर में भी नहीं बनेगा, अजमेर भीलवाड़ा पाली में भी नहीं बनेगा। कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर, क्योंकि बीहड़ क्षेत्र चंबल बेसिन में बनता है। जहां जहां चंबल बहती है वहां वहां पर बीहड़ बनता है। तो कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर, ऐसे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10। क्या पूछा जा रहा है, देखिए पूछा जा रहा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा संयुग्म नहीं है। एक तरफ नदियां हैं, एक तरफ सहायक नदियां हैं। काली सिंध की निवाज, बनास की सागी, माही की चाप और साबरमती की वाकल। पूछ रहा है सही नहीं है। सिंपल सी बात है, ये जो सागी नदी है ये किसकी सहायक नदी है, लूणी की। क्योंकि लूणी की देखिए लीलड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, बांडी, जोजड़ी, जमाई, सागी और गुहिया, ये सारी सारी किसकी सहायक नदियां हैं, लूणी की। तो ऑप्शन नंबर 2 इज इनकरेक्ट, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11। क्या पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने नदियों से एक बार फिर। क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंठित सरिता कहलाती है। रुंठित सरिता मतलब रुंठित नदी, इसे आप बोल सकते हैं अर्जुन की गंगा। तो आप कहेंगे सर ये तो है फिर आपके बाण गंगा। कौन सी है, बाण गंगा, जिसे क्या कहा जाता है, रुंठित नदी, क्योंकि नदी का ही पर्यायवाची है सरिता। तो इसने ऐसे पूछ लिया रुंठित सरिता किसे कहते हैं। याद रखिएगा, बाण गंगा जो नदी है ये महाभारत कालीन है। कौन सी है, महाभारत कालीन नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके किनारे बेराट सभ्यता भी तो है। ठीक है, तो अर्जुन की गंगा भी बोलते हैं, रुंठित सरिता भी बोलते हैं, और इसका उद्गम तो बेराट की पहाड़ियां जयपुर से होता है। इसके किनारे बेराट सभ्यता भी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट 12। क्या पूछ रहा है, देखिए ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन पढ़िएगा आराम से, फिर आप आराम से आंसर दीजिए। क्या पूछ रहा है, देखिए
प्रश्न तो दिख जाएगा ना आपको, ठीक है दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर है 12 आपके सामने। देखिए क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है। हाँ ठीक है, ये हम मानते हैं कि नित्यवाही नदी किसे कहा जाता है, चंबल को, कोई दिक्कत नहीं। चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। आप कहेंगे जी नहीं, चंबल नदी का जो पानी है वो सिंचाई के रूप में भी है, पेयजल के रूप में भी है और उद्योग के रूप में भी यूज लिया जाता है। क्योंकि आप सब जानते हैं चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं और एक कोटा बेरा जैसा बांध है जिसका उपयोग केवल सिंचाई सुविधा में है, बाकी पेयजल में भी है। मतलब ये गलत है। तो ऑप्शन कथन ए सही है, बाकी आर गलत है। कथन ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। कितना शानदार क्वेश्चन दिया है, नदियों से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13। क्या पूछा जा रहा है, देखिएगा। पूछा जा रहा है निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है, मतलब वहां पर केवल चट्टानी भाग है, मरुस्थल नहीं है। शेरगढ़ शिव, ओसिया शेरगढ़, बायतू चौहटन, फलोदी पोखरण। आप सब जानते हैं कि 3 ऐसे स्थल, फलोदी, पोखरण और बालोतरा, यहां पर मिलता है आपके क्या, याद रखिएगा हम्मादा। और हम्मादा क्या होता है, तो याद रखिएगा चट्टानी मरुस्थल। और पूछ भी तो यही रहा है कि बालू का स्तूप मुक्त होना चाहिए, मतलब चट्टानी। तो फलोदी कहाँ है, जोधपुर में। पोखरण कहाँ है, जैसलमेर में। और बालोतरा कहाँ पर है, बाड़मेर में। मतलब हम्मादा पाया जाता है फलोदी, पोखरण और बालोतरा। पूछने का तरीका देखिए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 14। देखिए क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी पेटी फैली हुई। बांका पट्टी, बांका पट्टी या इसे आप क्या बोलते हैं, कुब्बड़ पट्टी। और ये क्या है आपके, आप कहेंगे सर फ्लोराइड का जमाव। क्या है, फ्लोराइड का जमाव। पानी में जब फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है तो दांत पीले हो जाते हैं और हड्डियां थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, आदमी झुक जाता है, बांका हो जाता है। इसीलिए बांका पट्टी, और पीछे से कूब निकल जाती है ना, वही है ये कुब्बड़ पट्टी। इसका विस्तार है आपके जाइल से लेकर पुष्कर, जाइल से लेकर पुष्कर। जाइल है आपके नागौर में और पुष्कर कहाँ पर है, अजमेर में। यहाँ पर एक ऑप्शन में है नागौर में। पूछा ऐसे भी जा सकता है कि कुब्बड़ पट्टी में कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस रोग। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 15। क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है आपको आहड़ के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आहड़, आड़ है ना आपके एक सभ्यता स्थल है आयड़, आयड़ नदी के किनारे, और ये कहाँ पर है, उदयपुर में। ये तो आप जानते हैं, जिसकी खोज अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा की गई। पूछ रहा है असत्य। देखिए आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। बिल्कुल सही है, आहड़ का जब उत्खनन हुआ तभी तो यहाँ पर मानव के जीवन पर प्रकाश पड़ता है कि यहाँ पर हमें मर्द भांड मिले हैं, मतलब मिट्टी के बर्तन मिले हैं। यहाँ के लोग जो थे वो ग्रामीण विशेष से थे, यही तो जानकारी मिलती। दूसरा, आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। जी नहीं, यहाँ पर हमें ईंटें नहीं मिली है। ये जो असत्य है वो ऑप्शन नंबर 2 है। फिर भी आगे बढ़ जाते हैं। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर है नहीं ना ईंटों का, और यही लाइन वापस यहाँ दे रखी है। चौथा है आहड़वासी दीवारों व नींवों को मजबूत व सौंदर्ययुक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्टाइज के टुकड़े और चिप्स के सब मिश्रण का प्रयोग करते थे। बिल्कुल सही है, मतलब यहाँ पर जो आवासीय भवनें है ना, वहाँ की जो नींव है वो ईंटों की होती थी। ये बात गलत है, नींव ईंटों की नहीं होती थी। ठीक है ना। तो इतना थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 16। क्या पूछ रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, बेराट यानी कि जो विराट नगर है, प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया। अब सिंपल सी बात है, बेराट सर्वे प्रथम जानकारी देने वाले थे दयाराम साहनी। इसके बाद में जानकारी यानी उत्खननकर्ता जो थे उनमें 2 नाम मिलते हैं, नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित।
यहां पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, दयाराम शाहनी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने है 17। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है आपको, निम्न में से किस विदेशी यात्री ने गुज्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्ध का उल्लेख किया है? ऐसे कौन से विदेशी यात्री हैं जिन्होंने गुज्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में जानकारी दी? मार्को पोलो? जी नहीं, सुलेमान। यही तो है, सुलेमान। कौन सा है? याद रखिएगा, सुलेमान जो मिहिर भोज के समय आया था। मिहिर भोज है ना आपके, मीर भोज जिसे आप गुज्जर प्रतिहारों का कहते हैं पितृहंता, जिन्होंने अपने पिता रामभद्र की हत्या करके सिंहासन हड़पा था, और प्रतिहारों का स्वर्ण काल भी इसी का काल कहलाता है। तो वही है सुलेमान, और सुलेमान ने मीर भोज को बोरा कहा था। ठीक है, इस्लाम का दुश्मन। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है देखिए। अच्छा, ये थोड़ा कूट से है, तो ये लीजिए, पूरे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, शायद दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है वो देखिए। चलिए, पूरा तो वैसे नहीं दिखेगा, फिर भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो यहां तक सोल्व करना है, कर लेंगे जो भी होगा। देखिए क्या पूछा जा रहा है, बात पूरी अरुणाराज के बारे में है। अरुणाराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अपने राज्यकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया था। बिल्कुल सही है, इसीलिए तो आप पढ़ते हैं कि अरुणाराज ने तुर्कों के आक्रमण से अजमेर की भूमि अपवित्र हो गई थी, और इसको पवित्र करने के लिए आना सागर झील का निर्माण करवाया। सही है। ये मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। जी नहीं, मालवा का जो नरवर्मन है इसका संबंध अरुणाराज के पिता से रहा है, और अरुणाराज के पिता हैं अजयराज। अजयराज ने मालवा के शासक नरवर्मन को पराजित किया था। ये बात तो गलत है, अरुणाराज से कोई संबंध नहीं है। तीसरा क्या है, उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया था, बिल्कुल, जिसका नाम था कांचन देवी। कौन था? कांचन देवी। उसी से जन्म लेता है सोमेश्वर, और सोमेश्वर का पुत्र है आपके पृथ्वीराज तृतीय। वे अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। बिल्कुल सही बात है, अरुणाराज की हत्या करने वाला इसी का पुत्र था जगदेव, इसीलिए जगदेव को कहा जाता है चौहानों का पितृहंता। कितना शानदार क्वेश्चन। एक गलत है, बाकी पहला, तीसरा और चौथा ये तीनों कथन सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 19। पूछने का तरीका बहुत शानदार रहा है उस समय भी। ये लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 19। क्या पूछा जा रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है, रणथंबोर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन ने खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंप दिया था? रणथंबोर की विजय के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसे सौंपा था? तो याद रखिएगा, ये है आपके उलुग खां। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, क्योंकि नुसरत खां तो मारा गया था, आपको पता हो तो, रणथंबोर में, और अकद खान था नहीं कोई, उमर खान। एक ही जानते हैं आप भाई, रणथंबोर पर आप दो लोगों को जानते हैं, उलुग खां और नुसरत खां। नुसरत खां मारा गया, बचा कौन? उलुग खां, इसको सौंपा गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 क्या कह रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन आ गया है। पूछा जा रहा है आपको, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया? अमीर खुसरो, जिसे हिंदुस्तान का तोता बोलते हैं, तूतिया हिंद, चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन। सिंपल सी बात है, इनकी आप एक ही पुस्तक पढ़ते हैं, और वो है आपके खजाइन उल फुतू। और अलाउद्दीन चित्तौड़ पर एक और पुस्तक हमें जानकारी देती है, वो है पद्मावत, जिसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायशी। यहां पर अमीर खुसरो की पुस्तक कौन सी है? खजाइन उल फुतू। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 21। बहुत शानदार क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है देखिए, पूछा जा रहा है आपको, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण किया था? दो नाम आपको अक्षर बताते हैं, एक तो है झाला बिंदा, और एक है आपके नाम, याद रखिएगा, झाला अज्जा।
झाला बिंदा ने जिसके राज चिन्ह धारण किए वो है महाराणा प्रताप, और झाला अज्जा ने जिसके किए वो है आपके सांगा। यहाँ पर सांगा घायल होने के बाद में झाला अज्जा। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ये सेकंड ग्रेड के अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 22। क्या पूछा जा रहा है देखिए। अब ये क्वेश्चन आप कहेंगे सर अभी किसी एग्जाम में हमने देखने को मिला था। बिल्कुल हाँ, ये देखिए क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। प्रताप के पक्ष में राम सिंह तंवर, जी हाँ बिल्कुल था, आपको पता भी होगा। और ये तो वो वक्ते हैं जो राज्य अभिषेक में भी थे प्रताप के। झाला बिंदा भी थे राज चिन्ह धारण करने वाले। कृष्णदास चुंडावत भी थे। जो नहीं था वो था अशोक परमार। अशोक परमार जगनेर भरतपुर से आया था खानवा के युद्ध में सांगा की सहायता के लिए, और उपरमाल की जागीर भी दी थी जहां पर बिजोलिया स्थापित किया था, याद होगा। तो यहां पर 1, 2 और तीनों हैं, जबकि जो नहीं है वो अशोक परमार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 ये लीजिए। पूछा जा रहा है आपको निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की। विजय कटकातु की उपाधि धारण करने वाला कौन है। आप कहेंगे महाराणा राज सिंह, क्योंकि महाराणा राज सिंह ने जिसका विरोध किया वो है औरंगजेब। विवाद के कारण बहुत सारे रहे। औरंगजेब के खिलाफ जाकर राज सिंह ने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह किया। औरंगजेब के खिलाफ जाकर इन्होंने वीर दुर्गादास राठौड़ और मारवाड़ के अजीत सिंह को शरण दी। इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ जाकर वृंदावन से आए मूर्तियों को शरण दी, और झजिया कर जो वसूला था औरंगजेब ने, इसका पत्थर लिखकर विरोध किया था। इसीलिए उपाधि दी गई थी विजय कटकातु की महाराणा राज सिंह। क्वेश्चन नंबर है 24 क्या कह रहा है देखिएगा। पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित है। अब सिंपल सी बात है, पंडित नैनूराम शर्मा जिन्होंने 2 प्रजामंडल, एक तो हाड़ौती प्रजामंडल का भी गठन किया था, हाड़ौती प्रजामंडल 1934, लेकिन 35 में अलग हो गया कोटा, इसीलिए वापस कोटा प्रजामंडल का भी गठन करने वाले कौन है, पंडित नैनूराम शर्मा, और इनके साथ में थे अविन हरि। क्लियर। अगला क्वेश्चन और हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 25। क्या पूछा जा रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है समसभा की स्थापना। समसभा की स्थापना आप सब जानते हैं कब की गई थी, तो 1883 में। कहां पर की गई थी, शिरोई में। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, 1903 में। कहां पर हुआ था, मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा, और इसके गठन करता है गोविंद गिरी, जिन्होंने एक आंदोलन चलाया था, कौन सा, भगत आंदोलन। क्लियर। जिसके तहत वो घटना हुई थी ना मानगढ़ पहाड़ी वाली 17 नवंबर 1913, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। मेवाड़ भील कौर ने गोलियां चलाई और 1500 भील शहीद हो गए। ये था आज का हमारा सेशन, जिसके अंदर हमने 25 क्वेश्चन किए, सेकंड ग्रेड के अंदर आ रखे हैं। अगले सेशन में फिर और अगले क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद।